नमस्कार मित्रों। तो चलिए आगे चलते हैं अगले अध्याय में। अगला पैराग्राफ 1.4.4 राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स में। तो आदिकाल से राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के संबंध गहरे रहे हैं। कौटिल्य के ग्रंथ का नाम ही अर्थशास्त्र है। कौटिल्य ने जिस की रचना की है उसका है अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र की रचना किसने किया? कौटिल्य ने। जो कोष या धन से संबंधित होने के साथ साथ राजा, मंत्रिपरिषद, सेना, दुर्ग, जनपद, दंड, मित्र अर्थात सक्षम प्रशासन आदि की भी व्याख्या करता है। कौटिल्य लोक प्रशासन के कला और विज्ञान, अर्थशास्त्र और सरकार तीनों के सम्मिलित ज्ञान को पदाधिकारियों के लिए अनिवार्य मानते हैं। अरस्तु ने पॉलिटिक्स में अर्थतंत्र की तुलना घर गृहस्थी की व्यवस्था से करते हुए राजनीति को इस व्यवस्था का बृहत रूप माना था। तो अरस्तु ने पॉलिटिक्स में क्या किया? अर्थतंत्र की तुलना घर गृहस्थी की व्यवस्था से करते हुए राजनीति को इस व्यवस्था का बृहत रूप माना है। यानी राजनीति को इस व्यवस्था का बहुत ही बड़ा रूप माना है। एडम स्मिथ के अनुसार राजनीति वैज्ञानिक के लिए अर्थव्यवस्था के संगठन एवं राजनीतिक जीवन पर उसके प्रभाव और संगठनों के लक्ष्य निरूपण में आर्थिक जीवन का अध्ययन परमोपयोगी है। यानी उन्होंने कहा है, एडम स्मिथ ने कहा है कि राजनीति वैज्ञानिक के लिए अर्थव्यवस्था के संगठन एवं राजनीतिक जीवन पर उसके प्रभाव और संगठनों के लक्ष्य निरूपण में आर्थिक जीवन का अध्ययन बहुत ही उपयोगी है। 1848 में मिल ने प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नामक पुस्तक में धन के वितरण की आवश्यकता के साथ अन्य राजनीतिक मुद्दों की विवेचना की है। 1848 में मिल ने प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नामक पुस्तक में धन के वितरण की आवश्यकता के साथ अन्य राजनीतिक मुद्दों की विवेचना भी किया। उसने बेंथम के राज्य के आर्थिक कार्यकलापों से निरपेक्ष रहने के सिद्धांत से असहमति दिखाई। फिर भी अर्थशास्त्र तथा राजनीतिक जीवन की ऐतिहासिक भौतिकवादी विशद व्याख्या का श्रेय कार्ल मार्क्स को जाता है। फिर भी अर्थशास्त्र और राजनीतिक जीवन का ऐतिहासिक, भौतिकवादी और बहुत ही ज़्यादा व्याख्या करने वाला कौन थे? कार्ल मार्क्स थे। स्पष्टतः राजनीतिक विज्ञान व सामाजिक जीवन इतने अंतर्मिश्रित हैं कि राजनीति अर्थशास्त्र नामक ज्ञान शाखा का उदय स्वाभाविक था। शासन की गतिविधियों एवं उसके रूप में आर्थिक परिस्थितियों से विशेष रूप से प्रभावित होने के कारण ही राजनीतिक अर्थशास्त्र नामक ज्ञान की शाखा का उदय हुआ। शासन धन के उत्पादन और वितरण, आर्थिक समस्याओं के समाधान और आर्थिक विकास का मुख्य अभिकरण है। दूसरी ओर शासन की आधारभूत समस्याएं आर्थिक परिस्थितियों से उत्पन्न होती हैं। शासन की जो भी है आधारभूत समस्या आर्थिक परिस्थिति से ही उत्पन्न होती है। प्राचीन काल से राज्य कर संबंधी कानूनों से संबंधित था। आर्थिक क्रांति के बाद राज्य की मूल समस्या थी कि किस सीमा तक व्यवसायों या उद्योगों पर प्रतिबंध लगाया जाए। समानता, न्याय वितरण आदि के साथ साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अवधारणाओं को आर्थिक परिप्रेक्ष्य में ही समझा जा सकता है। आज की राजनीति के प्रमुख प्रश्न सार्वजनिक उपयोगिताओं पर सरकारी नियंत्रण, निगमों तथा उनके अधीन उद्योगों पर राज्य की प्रतिक्रिया तथा पूंजी और श्रम के समूचे प्रश्न मौलिक रूप से राजनीतिक अर्थशास्त्र से संबंधित हैं। गार्नर ठीक ही लिखते हैं कि निसंदेह सरकारी प्रशासन का समग्र सिद्धांत अधिकांशतः आर्थिक है। गार्नर ने लिखा है कि बिना संदेह के सरकारी प्रशासन का जो भी सिद्धांत है वो सब क्या है? आर्थिक है। पूंजीवाद और उपनिवेशवाद बनाम समाजवाद 19वीं और 20वीं शताब्दी के प्रमुख विचारधारात्मक सिद्धांत रहे। अन्याय और शोषण का उन्मूलन संघर्ष के विषय बने। उदारवादी राज्यों ने भी योजना निर्माण में कल्याण
या सामाजिक न्याय लाने का लक्ष्य अपने सामने रखा, जिसने अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में तालमेल कर गठबंधन उत्पन्न किया, जो दोनों के लिए लाभदायक हुआ। आर्थिक विकास राज्य के स्थायित्व और औचित्य का कारक बना, यानी आर्थिक विकास के चलते ही राज्य का स्थायित्व और विकास होता है और स्थायित्व मिलता है। राजनीति और अर्थशास्त्र के अंतर संबंध के पुराने इतिहास में व्यवहारवाद ने अंतर लाया, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद राजनीति शास्त्र मनोविज्ञान के सन्निकट हो गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद राजनीति शास्त्र मनोविज्ञान के निकट हो गया और 1930 के बाद समाजवाद के स्पष्टता राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र का संबंध कमजोर हो गया। 1930 ईस्वी के बाद प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918 में, और दूसरा हुआ था कब? 1939 से 1945 ईस्वी तक, और उसके बाद विश्व युद्ध ना हो, इसीलिए 1945 में क्या किया गया था? ये 1924 अक्टूबर 1948 को युद्ध ना हो, इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। तो अब 1930 के बाद कहता है कि समाजवाद के स्पष्टता राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र का संबंध कमजोर हो गया, किंतु 1968 में शिकागो में नवीन राजनीतिक अर्थशास्त्र नामक ज्ञान की शाखा का उदय हुआ। डाउन्स, बुकनैन, टुलॉक, एरो आदि इस शाखा से संबंधित प्रमुख विद्वान थे। पिछले 35 वर्षों में उत्तर व्यवहारवादी आंदोलन का मुख्य विषय है कि राजनीति विज्ञान आर्थिक समस्याओं जैसे गरीबी, जनसंख्या वृद्धि, असमानता का उन्मूलन और प्राकृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विकास एवं वितरण के बीच कैसे सामंजस्य हो, बजट का निर्माण कैसे हो जिससे अन्य अल्प साधनों का अधिकतम उपयोग हो, मेल जोल और मोल तोल दोनों की प्रक्रियाओं से गुजरकर नीति निर्माण में योगदान और प्रतियोगी या वैकल्पिक नीतियों की लाभ हानि व्याख्या के नवीन राजनैतिक अर्थशास्त्र के मूल विषय हैं। आर्थिक नीतियों के राजनीतिक प्रभाव होते हैं और राजनीतिक कार्यकलापों या निर्णयों का प्रभाव आर्थिक व्यवस्था, वितरण, विकास या बुद्धि दर पर पड़ता है। अतः इन दोनों के अंतर संबंध फिर से गहरे हो गए हैं और व्यवहारवादी युग में इनके अलगाव से हुई हानि की भरपाई की जा रही है। तो इसका निष्कर्ष यही है कि राजनैतिक अर्थशास्त्र और राजनैतिक प्रभाव, राजनैतिक कार्यकलाप और निर्णय का प्रभाव, आर्थिक व्यवस्था, वितरण, विकास, ये सब वृद्धि दर पर प्रभाव इसका पड़ता है और सब ये दूसरे ये से अंतर संबंधित है और अंतर संबंधित होने के साथ साथ एक दूसरे के साथ इन लोग का बहुत ही बड़ा संबंध है और व्यवहारवादी युग में इन्होंने इसके अलगाव हुआ है जिससे हानि हो रही है और जो भी हानि या हुआ उसकी भरपाई की जा रही है। राजनीति 1.4.5 राजनीति और नीति शास्त्र। तो चलिए इस पीरियड में इतना ही, फिर अगले पीरियड में 1.4.5 में पढ़ाएंगे राजनीति और नीति शास्त्र।